बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा। बीजेपी के सभी जीते सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह ने इस्तीफा दिया। रीति पाठक, अरुण साव ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। गोमती साय, प्रहलाद पटेल का भी इस्तीफा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, इस बार बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सांसदों को भी टिकट दिया था और अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए इस खबर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ भविष्य होगा इन सांसदों का और ये विधायक के तौर पर कैसे काम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी के जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब इनको चुनाव मैदान में उतारा गया था तब ये कहा गया था कि बीजेपी हार के डर से घबराई हुई, इसलिए दिग्गजों को मैदान में उतारा है। लेकिन यह कहा जा रहा था कि जो बार बार खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर नाराजगी है, तो एक सामूहिक नेतृत्व उतारकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक संदेश देने का प्रयास किया था कि इनमें से जो जीतेगा सांसद, उनमें से सबके लिए मुख्यमंत्री की रेस खुली हुई है। बिल्कुल, हमने देखा था मध्य प्रदेश में केवल 2 सांसद चुनाव हारे थे। सतना से गणेश सिंह चुनाव हारे और फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा हमने देखा प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, वो चुनाव जीते हैं। राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हैं, वो चुनाव जीते हैं। रीति पाठक सीधी से चुनाव जीती हैं, वो भी सांसद थी। और कुल मिलाकर ये कह सकते हो राव उदय प्रताप सिंह जो होशंगाबाद से चुनाव, जिन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता है। तो अब जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की पद को लेकर जो रेस मची हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे और वो छिंदवाड़ा में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि उनका मिशन 2024 के लिए 29 कमल के फूल प्रधानमंत्री गले में डालना है। यानी उनका आशय है 29 की 29 लोकसभा सीट। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ। तो अब मैदान सबके लिए खुला है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वो राष्ट्रीय महासचिव, वो भी इंदौर से चुनाव जीते हैं, इंदौर 1 से। तो अब इनमें से किसी के भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ है कि 2024 के लोकसभा के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को फिर से मजबूत करने की तैयारी है। और ये तमाम सारे दिग्गज, और क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा था कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या उनके समकक्ष जो भी है शिवराज सिंह चौहान है, नरोत्तम मिश्रा हैं, कि इसके बाद पार्टी की कोई नई लीडरशिप उभरी नहीं है। तो ये तमाम सारे दिग्गज मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे, तो एक बीजेपी को मजबूती मिलेगी और इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, या इनमें से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। और हो सकता है कि आगे पीछे जब लोग विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ जब प्रदेश अध्यक्ष की बात चले, क्योंकि तमाम सारे नेता इतने सीनियर हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, वो मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। इस बार चुनाव अभियान के सदस्य अध्यक्ष थे वो कैंपेन कमेटी के। लोकसभा का चुनाव वो 2 बार जीत चुके हैं, ग्वालियर से भी जीत चुके हैं, मुरैना से भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं वो। इसके साथ ही वो लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते तो हालांकि उन्होंने चुनाव हार गए। राकेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। प्रहलाद सिंह पटेल 3 बार सांसद रह चुके हैं, 3 अलग अलग सीटों से, बालाघाट से, दमोह से, और इस बार वो पहली बार विधायक का चुनाव जीते हैं जी। तो सबसे बड़ा असमंजस अब ये आ गया है कि इन सारे दिग्गजों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या बाकी के दिग्गज उसके अंडर में काम करने को तैयार हो जाएंगे, या हो सकता है कि पार्टी इनके इतर किसी एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे और ये एक मैसेज दिया जाए कि बाकी के जो दिग्गज नेता हैं वो पार्टी को अपने स्तर पर नीचे से मजबूती दें। तो ये वाला कमान के दिमाग में क्या है, ये थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी अपना रणनीतिक फैसले लेती है और चौंकाती रहती है। लेकिन अब चूंकि इन 5 सांसदों के साथ कैलाश विजयवर्गीय, छठा नाम है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रेस में लगातार बने हुए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि शायद उनको दिल्ली से कुछ संकेत है। तो ऐसे में हो सकता है, क्योंकि दिक्कत इसलिए भी ना आए क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ये जितने नेता हैं ये सारे उनके समकक्ष हैं। युवा मोर्चा की टीम ने इन सबने साथ साथ काम किया है। और प्रहलाद पटेल को छोड़ दिया जाए, रीति पाठक और राकेश सिंह को, तो जो बाकी के, राकेश सिंह भी हालांकि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं,
रीति पाठक 2 बार की सांसद थी, अब विधायक हैं। तो बाकी के जो नेता रेस में बने हुए वो सारे के सारे शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में, जो मैंने नाम बताया राकेश सिंह और उनको छोड़कर, वो मंत्री रह चुके हैं। तो अगर शिवराज सिंह चौहान मंत्री, उनको मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया जाता है और बाकियों को अगर कोई बड़ी हैसियत में लाया जाता है या पावरफुल उनको विभाग दिए जाते हैं, तो जो एक कहा जा रहा था कि क्लेश हो सकता है या सीनियरिटी को लेकर सवाल उठ सकते हैं कि इतने सीनियर केंद्रीय मंत्री रहे, वो कैसे नीचे काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि झगड़ा निपटने का आसार है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि अरुण साव, जो कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद थे, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वो खुद चुनाव जीते हैं। बड़ा ओबीसी चेहरा है छत्तीसगढ़ में, और जो तेली समाज का एक बड़ी आबादी है वहाँ, साहू समाज की, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हो सकता है कि उनके बारे में पार्टी के दिमाग में कोई रणनीति हो। इसलिए एक नाम और चल रहा था वहाँ रेणुका सिंह का, कि वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और एक और जो सांसद वहाँ से चुनाव जीती हैं, गोमती साई, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। राजस्थान में भी हमने देखा कि जो बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे रेस में चल रहा था, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। अलवर से सांसद हैं और तिजारा सीट से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये मान सकते हैं कि अब जो 2-3 चेहरे वहाँ भी बड़े रेस में बचे हैं, क्योंकि एक तो खुद ही वसुंधरा राजे पूरी रेस में बनी हुई है, जो झोटवाड़ा से जीते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस रेस में राज्यवर्धन सिंह राठौर बने हुए हैं, और तमाम सारे लोग इस रेस में बने हुए। तो कुल मिला के, लेकिन अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन दिग्गजों में से, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा कद है, तो क्या वो मुख्यमंत्री की रेस में है, या जो उनके बेटे का जो एक चुनाव में एक वीडियो आ गया था, या उससे कुछ डेंट हुआ है, या मध्य प्रदेश को लेके केंद्रीय आलाकमान के दिमाग में क्या है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो संगठन माना जाता है, उसको कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श से सबसे मजबूत संगठन है। और इसकी बानगी हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखी है, कि जब सब कोई ये कह रहा था कि कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत रही है, एग्जिट पोल तमाम सारे बता रहे थे, लेकिन इस संगठन ने दिखाया, और हमने देखा कि बीजेपी ने 163 सीटें के साथ 2/3 बम्पर बहुमत हासिल किया है जी। तो अब ये जो सांसद हो जिनका इस्तीफा दिलवाया है, तो क्या केवल वो विधायक बने रहेंगे। और एक दिलचस्प बात ये भी है, क्योंकि 3-4 महीने बाद अब लोकसभा का चुनाव होना है, तो इन चेहरों को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बार बार कहा जाता है कि वो कभी ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं, कभी मुरैना चले जाते हैं, एक ही सीट पे लगातार उनके साथ संकट रहता है। राकेश सिंह के बारे में भी कहा जाता है, हालांकि वो 4 बार का चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा में सचेतक रहे हैं। तो इन चेहरों को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, एक तो वो दूर हो सकती है, और दूसरा इनकी जगह पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। और कई सारे ऐसी सीटें हैं जहाँ पे सांसदों को मध्य प्रदेश में बदला जा सकता है, लेकिन इतना तो तय होगा कि जो ये 5 केंद्रीय मंत्री, जो 5 सांसदों के इस्तीफे हुए हैं, इनमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी है, तो इनकी जगह पार्टी नए चेहरों को जरूर मैदान में उतारेगी। हो सकता है वो महिलाओं की संख्या बढ़ जाए, ओबीसी को बढ़ा दिया जाए, या कई सारे ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया जाए जिनको विधानसभा में नेतृत्व नहीं मिला था। या ये भी हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो जो जातियों का समीकरण देखते हो कि जो लोग बच जाएंगे, कि जिनको सबको, क्योंकि एक लिमिट है, 35 लोगों से ज़्यादा आप मुख्यमंत्री सहित बना नहीं सकते मंत्री, और 163 आपके लोग जीते हैं, तो बड़ी संख्या में फिर ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल महत्व बीजेपी के लिए होगा, या जिनके बारे में लगता होगा कि इन लोगों को छूट गए, या ऐसे नए चेहरे जिनके बारे में कहा जाएगा कि वो बीजेपी की सेकंड लाइन के चेहरे होंगे भविष्य के, तो उनको हो सकता है पार्टी लोकसभा में उतार देगी। तो उसके 2 फायदे हैं, एक पार्टी को एक नया नेतृत्व मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो एक संकट था कि पार्टी के पास कि वही गिने चुने चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहे थे, अब जो केंद्र के नए लोग आ गए हैं, वो एक नए चेहरे पार्टी के पास हो जाएंगे, और लोकसभा में युवा नेतृत्व पार्टी को मिल जाएगा। तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि बॉडी लैंग्वेज हमने शिवराज सिंह चौहान की देखी, जिस प्रकार से उनके बयान सामने आए, तो ऐसे में अब जो है सीएम फेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस यहाँ पर होगा, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि दावेदार जो है यहाँ पर बहुत सारे। मनोज जी, अगर हम 3 ऐसे नाम या 3 ऐसे चेहरों की बात करें, तो आपको कौन लगता है कि कौन से वो 3 नाम होंगे जो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं मध्य प्रदेश? देखिए, एक तो खुद शिवराज सिंह चौहान ही है, दूसरा मुझे लगता है प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है 52% के आसपास, वो ओबीसी से आते हैं और लोधी समाज से आते हैं, तो लोधी वोटर मध्य प्रदेश में 12% से ज़्यादा है। संगठन के मजबूत आदमी माने जाते हैं, और वो उनको जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती चुनौती भरी, वो तैयार रहते हैं। पार्टी उनको कहती है आपको छिंदवाड़ा में जाकर कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना, वो चुनाव लड़ने चले जाते हैं। पार्टी उनको बालाघाट भेजती है, वो चुनाव जीत जाते हैं। पार्टी उनको दमोह भेजती है, वहाँ से वो चुनाव जीत जाते हैं।
पार्टी उनको कहती है आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना, वो विधानसभा चुनाव में लड़ने जाते हैं। युवा मोर्चा के समय से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। उनके भाई जालम सिंह पटेल विधायक रहे हैं और जालम सिंह पटेल खुद भी मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। तो एक ये चेहरा हो सकता है। और अगर बीजेपी हो सकता है कोई आदिवासी चेहरे को आगे लगाए तो सुमेर सिंह सोलंकी जो कि राज्यसभा सांसद है, संघ की पसंद है, वो एक पसंदीदा चेहरा हो सकते हैं। या हो सकता है कि इनमें से, क्योंकि अब नरेंद्र सिंह तोमर भी एक प्रबल दावेदार हैं, लेकिन चूंकि अब वीडी शर्मा भी ब्राह्मण चेहरा और प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, तो मुझे ये इस बात की बहुत संभावना कम है कि दोनों पदों पर पार्टी जो है सवर्ण चेहरा रखेगी। या तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को फिलहाल बदलने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चली गई थी, लेकिन उनके आने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सिंधिया ने बगावत की। पार्टी ने तमाम सारे उपचुनाव जीते, 28 में से 19 उपचुनाव जीते और 127 के मेजर बहुमत के साथ पार्टी ने सरकार चलाई। और अभी जो बम्पर जीत मिली है उसका एक बड़ा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना, प्रधानमंत्री का चेहरा और संगठन की मजबूती को दिया गया है। चूँकि संगठन के मुखिया वीडी शर्मा है, इसलिए हाल फिलहाल उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि फरवरी में उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है और 2-3 महीने बाद अब लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में संभावना यही है या तो शिवराज सिंह चौहान कंटिन्यू रहेंगे, या उनकी जगह हो सकता है कि जब लोकसभा का चुनाव निपट जाए तब जिन लोगों को हमने देखा है, जिन केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे दिए हैं, जिन सांसदों के, उनमें से किसी एक की लॉटरी यहाँ मध्य प्रदेश में खुल सकती है। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस मंत्री को किस पद से नवाजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।